Hello everyone, I am Santosh Chaube. Today we shall discuss on a very important and trending topic, and the name of the topic is Indian farmers, their deplorable conditions facing pinching poverty, but in spite of it, they are the lifeline of our country. My dear friends, my dear students, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारतीय किसान भारतीय राष्ट्र की जीवन धारा है। इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय किसान भारतीय जनमानस का जीवन रक्त है। लेकिन इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि भारतीय किसानों की स्थिति भारतीय समाज में सबसे दयनीय है। तो आज का जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, हम लोग इसी पे बातचीत करेंगे। लेकिन पहला सवाल है कि हम लोग इस मुद्दे पे क्यों बात करने जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको जानकारी है कि भारत के पंजाब राज्य में जो खनेरी क्षेत्र है, वहां पे किसानों का एक आंदोलन चल रहा है। 26 नवंबर 2024 से भारतीय किसान नेता जगजीत सिंह डोलेवाल भूख हड़ताल पे हैं। आज उनके भूख हड़ताल का 58 डेज 58वां दिन है। हालांकि 17 जनवरी 2025 को उनके साथ बैठे हुए 121 किसान नेताओं ने अपने भूख हड़ताल को तोड़ने की घोषणा कर दी। लेकिन इसका मतलब आप ये मत समझ लो कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड देयर डिमांड। भारत की सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज गिवन एश्योरेंसेस टू देम। भारत की सरकार ने उनको आश्वासन दिया कि 14 फरवरी आने दो, हम आमने सामने बैठेंगे, फिर हम वहां पर देखेंगे, आपसे बात करेंगे कि आपकी मांगे जेन्युइन है कि इनजेन्युइन है। माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट, जिस देश की अर्थव्यवस्था, जिस देश के लोग, अधिसंख्य लोग कृषि कर्म से अपना गुजारा करते हो, जिस देश की अर्थव्यवस्था के पास बैकबोन हो, जो हमारे लिए अन्नदाता हो, ऐसे लोगों को अगर अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पे आकर भूख हड़ताल करना पड़ रहा, तो मैं कहता हूं किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए यह कोई शुभ संदेह नहीं है, या कोई शुभ संदेश नहीं है। आइए हम लोग बातचीत करें कि भारतीय किसानों का क्या योगदान रहा, भारतीय किसानों का जो है क्या स्थिति है। हम लोग एक कविता के माध्यम से बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखिए, सुनिए, भारत जो है यह किसानों का देश है, आप सब जानते हो। भारत में 6,52,000 के आसपास गांव हैं। अमेरिका भारत से 3 गुना बड़ा है, वहां 22,000 गांव हैं। रशिया भारत से 5 गुना बड़ा है, वहां 33,000 गांव है। भारत में 6,52,000 गांव हैं, और इन गांव में रहते हैं गरीब, मजदूर और किसान। तो मेरे भाई और बहनों, यह किसानों और मजदूरों का देश है। लेकिन इन किसानों और मजदूरों के दम पर आज भारत दुनिया में एक प्रतिष्ठित स्थान पे खड़ा है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। भारत की जनसंख्या इस समय है 1,45,00,00,000। भारत की जनसंख्या इस समय दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हो चुकी है। इन 1,45,00,00,000 लोगों को न सिर्फ दोनों वक्त की रोटी मुहैया करा रहे हमारे किसान, बल्कि हमारे बफर स्टॉक में इतना बम्पर क्रॉपिंग होने के कारण से अनाज सड़ जा रहे हैं। जनसंख्या का जो माल्थस ने सिद्धांत दिया 1798 में, उस सिद्धांत को भी उन्होंने एक प्रकार से अपनी मेहनत से, मशक्कत से उस सिद्धांत को झुठला दिया। माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा था कि जनसंख्या बढ़ती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जनसंख्या बढ़ती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और खाद्यान्न का उत्पादन होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अर्थात जो जनसंख्या है वो बढ़ेगी 2, 4, 8, 16, 32 के हिसाब से, और खाद्यान्न बढ़ता है 2, 3, 4, 5, 6, 7 के हिसाब से। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, तो आंकड़ों पर विचार करो। 1950 में भारत का जो खाद्यान्न का उत्पादन था वह था 50.8 मिलियन मीट्रिक टन। आज 2024 के अंत में भारत का जो खाद्यान्न का उत्पादन है वह 332 मिलियन मीट्रिक टन है। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि लगभग 6.5 गुना वृद्धि हुई है आपके खाद्यान्न उत्पादन में।
जबकि जनसंख्या की उस समय 1951 के जनगणना के आधार पे भारत की जनसंख्या थी 36 करोड़। आज जनसंख्या है 1 अरब 45 करोड़। जनसंख्या में 4 गुना की वृद्धि, लेकिन खाद्यान्न में 6.5 गुना की वृद्धि। माय डियर फ्रेंड, माय स्टूडेंट, माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत है, इसको भारतीय किसानों ने पूरी तरीके से नकार दिया, झुठला दिया। दूसरी बात कि भारत में जो अनाज का उत्पादन है, मैं बताना चाहूंगा कि गेहूं का उत्पादन 17.5 गुना ज्यादा अधिक हुआ है 1950 से लेकर के। अगर आप आज तक की बात करें तो गेहूं सुपरस्टार है। चावल का उत्पादन जो है वो 6.5 गुना हुआ है। इसी प्रकार से बताऊं मैं आपको कि आज भारत मिल्क या दूध के क्षेत्र में, जूट के क्षेत्र में, दलहन के क्षेत्र में दुनिया का नंबर 1 देश है। भारत चावल के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, ईख के उत्पादन में, इसी प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कपास के उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में, फल के उत्पादन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दुनिया में के 80% ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं, ऐसे आपकी कृषि उत्पाद हैं जिसमें भारत का स्थान 1 से लेकर 5 के बीच में आता है। भारत कि हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें, निर्यात की बात करें, तो मैं बताना चाहूंगा कि भारत का वैश्विक निर्यात में जो भागीदारी है वो 1.8% है, लेकिन कृषि उत्पाद में भारत की वैश्विक भागीदारी है कृषि उत्पाद के एक्सपोर्ट में भारत की भागीदारी है 2.4%। ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपोर्ट में भारत का स्थान जो है 17वां आता है, लेकिन अगर हम बात करें आपको कृषि उत्पादों की, तो भारत इसमें 8वें पायदान पे खड़ा है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, भारत की 60% जनसंख्या अपना रोजी रोटी इसी किसानों की इसी खेती बाड़ी के माध्यम से प्राप्त कर रही है। भारत का 42% जो वर्क फोर्स है वो इसमें लगा हुआ है। मैं बताऊं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा कि दुनिया की भी लगभग 60% जनसंख्या जो है वो कृषि से अपना जीवन यापन कर रही है, लेकिन जीडीपी में उनका योगदान कितना है? मात्र 6.4%, जबकि भारत के किसानों का जीडीपी में जो योगदान जो है वो 20% है। 20% है। भारत की लगभग 58% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, लेकिन उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है वो कंट्रीब्यूशन है 20% ऑफ जीडीपी। आप समझ सकते हो भारतीय किसान कितनी मेहनत करके, कितनी मशक्कत करके हमारे लिए जो अन्न का उत्पादन करते हैं। और जाहिर सी बात है ऐसे किसानों के लिए हमें जो है खड़ा होना पड़ेगा, ऐसे किसानों की हमें बातें करनी पड़ेगी। तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, उस कविता को मैं आज एक दूसरे तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूं। और आइए हम लोग बात करते हैं कि भारतीय किसान की क्या स्थिति है और क्या उनका योगदान है। एक छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत है। दर्द को पिया दुखों में जिया, दर्द को पिया दुखों में जिया, जीवन जमीन सब हो गए बंजर, कितना सहे चुप कैसे रहे जब टूट गए हम अंदर ही अंदर। कब आई बुढ़ापा कैसे बीत गई जवानी, यही है हम बेबस किसानों की कहानी, यही हम बेबस किसानों की कहानी। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, भारतीय किसान अंदर ही अंदर टूट रहा है, दम तोड़ रहा है। और यही कारण है कि जब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता तो वह मौत को गले लगा लेता है। आपको मैं बताऊं कि भारत में जो बेरोजगारी की दर है इस समय वो 7.8% है, जो बहुत अधिक कहा जाएगा। और इनमें जो बेरोजगार है भारत में, उसमें से बताना चाहूंगा कि भारत में 30% बेरोजगार हैं जो ग्रेजुएट हैं, जो स्नातक हैं, अर्थात सरकार के पास नौकरियां नहीं मिल पाई। तो सरकार के पास नौकरियां नहीं है तो इसमें किसानों का क्या लेना देना पाओगे? मैं बताऊं आपको कि जो अमीरों के बच्चे हैं वे प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज करके कोई ना कोई प्राइवेट क्षेत्र में जाकर नौकरी पा लेते हैं, लेकिन किसान के तो पास एक ही उम्मीद की किरण होती है, सरकारी नौकरी। वो सोचते हैं हम ग्रेजुएशन करा देंगे, किसी प्रकार से मेहनत करके मशक्कत करके 2 रोटी कम खा करके वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देते हैं। सोचते हैं कि बच्चे बड़े होकर के जब वे नौकरी पा लेंगे तो हमारी स्थिति सुधर जाएगी, हमारे दुर्दिन समाप्त हो जाएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट, सरकारी नौकरियां धीरे धीरे खत्म हो रही है। और जाहिर सी बात है कि किसान के बच्चों में सबसे अधिक बेरोजगारी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब किसानों के पास विकल्प क्या है? विकल्प है आत्महत्या। और मैं आपको बताऊं कि भारत में जो
एनसीआर भी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उसने 1995 से लेकर 2014 के बीच के जो आंकड़े दिए किसानों की आत्महत्याओं का, यह दिल दहलाने वाला है, यह हृदय विदारक है कि भारत में 19 साल के अंदर 1995 से 2014 जो 19 साल है, इस 19 साल के अंदर भारत में जो किसानों ने आत्महत्या किया उसकी संख्या है 2,96,438। 2,96,438। अगर आप इसका औसत निकालोगे प्रत्येक वर्ष का तो निकलेगा 15,602। दिन का औसत निकालोगे तो निकल जाएगा 43। मतलब भारत में 43 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा था 1995 से लेकर 2014 के बीच। 2015 से लेकर 2024 के बीच में किसानों की स्थिति कुछ सुधरी होगी, क्योंकि राष्ट्र का, मुल्क का भी स्थिति सुधरी तो माना जाता है कुछ सुधरी है, लेकिन बताऊं मैं आपको किसानों की आत्महत्याओं का दौर अभी भी चल रहा है। 2015 से लेकर 2024 के बीच में भारत में 1,04,74 किसानों ने मौत को गले लगा लिया। यह जो 8 साल का औसत है, आप 8 साल का औसत निकालोगे तो यह आ जाएगा आपका लगभग 12,000 भारत में आज भी किसान प्रत्येक वर्ष मौत को गले लगा रहे हैं। यदि दिन के हिसाब से निकालोगे तो यह आता है आपका 34, मतलब 34 किसान भारत में प्रतिदिन मौत को गले लगा ले रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि स्थिति क्या है। 1995 से 2014 के बीच में महाराष्ट्र में 160 किसान प्रतिदिन मौत को गले लगा रहा था। हालांकि इस समय महाराष्ट्र अभी भी टॉप पे है उसकी स्थिति मतलब संख्या तो कम हो गई, लेकिन मैं बताऊं को माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कि भारत में आत्महत्या का में 12% जो है आत्महत्या जो है करने वाले किसान हैं। तो दर्द को पिया, दुखों में जिया, जीवन जमीन सब हो गए बंजर, कितना सहे चुप कैसे रहे जब टूट गए अंदर ही अंदर, अब कैसे आई बुढ़ापा, कैसे बीत गई जवानी, यही हम बेबस किसानों कहानी, यही हम बेबस किसानों कहानी। और माय डियर फ्रेंड स्टूडेंट बताऊं कि आज किसानों का जो एवरेज एज है वो 50 ईयर है। मतलब भारत में अब कोई किसानी करना नहीं चाहता, भारत में कोई किसानी करना नहीं चाहता। भारत में जो वर्कफोर्स है, जो भारत में कार्यशील जनसंख्या है, उसकी जो औसत आयु है वो 28 वर्ष है, लेकिन किसानों की औसत जो आयु है वो 50 साल है। आप समझ सकते हो कि कोई किसानी करना नहीं चाह रहा, कोई नहीं चाह रहा कि हमारे बच्चे किसानी करें। तो दर्द को पिया, दुखों में जिया, जीवन जमीन सब हो गए बंजर, कितना सहे चुप कैसे रहे जब टूट गए अंदर ही अंदर, और कब आई बुढ़ापा, कैसे बीत गई जवानी, यही है हम बेबस किसानों कहानी, यही हम बेबस किसानों की कहानी। हमने अपने छाती में इस देश के बड़े घाव देखे हैं, हमने अपने छाती में इस देश के बड़े घाव देखे हैं, कभी लंबे तो कभी छोटे धूप छांव देखे हैं। न थी मशीनें, न सेवा क्षेत्र का फैला ऐसा जाल था, फिर भी खुशियों के मेले थे और हर कोई माला माल था। माय डियर फ्रेंड्स, मैं स्टूडेंट बताऊं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राचीन काल की बात हो, मध्यकाल की बात हो, भारत में 95% लोग खेती बाड़ी से अपना जीवन यापन करते थे। भारत में कृषि मुख्य व्यवसाय था, कृषि पर ही सबसे आधारित था, लेकिन कृषि के कारण से भी भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में सिरमौर था। बर्री ने भारत के बारे में लिखा, इंडिया में आने के 100 दरवाजे हैं। इंडिया का ऐसा कुआं है जहां पे सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन जाने का कोई दरवाजा नहीं। उनका कहना यह था कि भारत में सोना चांदी आप ला करके यहां सामान खरीद लो, भारत के लोग आपसे कुछ खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं है। दे आर सेल्फ सफिशिएंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वे जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण तरीके से आत्मनिर्भर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि न थी मशीनें और न सेवा क्षेत्र का फैला ऐसा जाल था, फिर भी खुशियों के मेले थे और हर कोई माला माल था। हमारी ऊपर से यह मुल्क अर्थव्यवस्थाओं का सिरमौर था, हमारी ऊपर से यह मुल्क अर्थव्यवस्थाओं का सिरमौर था। हम सोने की चिड़िया थे, वह भी जीवन का एक दौर था। हम सोने की चिड़िया थे, वह भी जीवन का एक दौर था। कोई कहता हमें कामनाओं की भूमि, तो किसी के लिए हम सपनों के संसार थे। अपने को सभ्य समझकर गौरवान्वित करने वाले भी हमें लूटने को बेकरार थे। समझो इस बात को।
कि 1700 ईस्वी तक भारत दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में, दुनिया में भारत का नंबर एक पैदान पे भारत खड़ा था। दुनिया के जीडीपी में भारत का कंट्रीब्यूशन 25% था। भारत की अर्थव्यवस्था की बात करोगे तो मैं बताऊं कि जो वाशिंगटन पोस्ट में छपी हुई मेडिसन रिपोर्ट है, उसके आधार पर भारत का जो जीडीपी था वह था 9,075 करोड़ डॉलर। चाइना दूसरे नंबर पे था 8500 करोड़ डॉलर के साथ। हम दुनिया के नंबर 1 पर थे, चाइना नंबर 2 पे था। आप समझ सकते हो क्या स्थिति थी, और यह स्थिति सिर्फ और सिर्फ भारतीय किसानों के कारण से। तो हमारी ऊपर से यह देश अर्थव्यवस्थाओं का सिरमौर था, और हम सोने की चिड़िया थे। वह भी जीवन का एक दौर था। कोई कहता हमें कामनाओं की भूमि, तो किसी के लिए हम सपनों के संसार थे, और अपने आप को सब कहने वाले भी हमें लूटने को बेकरार थे। माय डियर फ्रेंड, स्टूडेंट, बताऊं आपको कि हेगल ने कहा भारत के लिए कि इंडिया इज द लैंड ऑफ डिजायर, भारत मनोकामनाओं की भूमि है। शेक्सपियर ने कहा इंडिया इज द क्लाइमेक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, भारत अवसरों की चरम सीमा है। मार्क ट्वेन ने कहा इंडिया इज द लैंड ऑफ सिविलाइजेशन, भारत सभ्यताओं का पालना है, क्योंकि यह ऐसा मुल्क है, यह ऐसा देश है जहां पे हर प्रकार के लोग फूटते हैं, क्योंकि धन धान से परिपूर्ण राष्ट्र है। तो कोई कहता किसी के लिए हम कामनाओं की भूमि, किसी के सपनों के संसार थे, और अपने आप को सब कहने वाले भी हमें लूटने को बेकरार थे। अंग्रेजों ने व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी दिया। जेम्स मिल ने कहा हम इसलिए हैं क्योंकि हम गोरे हैं, और हम आपको सभ्यता का पाठ पढ़ा के चले जाएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है ये सारी बातें बकवास थी। उनका मुख्य उद्देश्य तो भारत को लूटना ही था, क्योंकि आपके पास सब कुछ देने के बाद भी बहुत कुछ था। तो अपने को सब कहने वाले भी हमें लूटने को बेकरार थे। पर अब तो बातें रह गई है सिर्फ जुबानी, बदल गई है अब सारी कहानी। अब तो बातें रह गई सिर्फ जुबानी, बदल गई है अब सारी कहानी। अतृप्ति गरीबी सताती है मन को, अखियों के पानी भिगोते हैं तन को। अतृप्ति गरीबी सताती है मन को, अखियों के पानी भिगोते हैं तन को। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, तो कभी फसलों पर ओलों की मार है, और जो कुछ आगे बच जाए फिर खड़ी क्रूर सरकार है। मैं बताऊं आपको कि भारतीय किसान किस प्रकार से टूट रहा है। आप समझो कि भारत में एवरेज जो नेशनल इनकम ऑफ हाउस होल्ड है, एक गृहस्थ का, एक परिवार की जो आय है वह 1,80,000 है। किसानों का यह 1,20,000 रुपए है। मतलब भारत का किसान की अगर परिवार की आय देखेंगे तो 10,000 प्रति महीने, उसी में उनको खिलाना है, पिलाना है, खेती बाड़ी करनी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, दवा दारू का इंतजाम करना, कैसे कर पाएगा किसान। और ऊपर से बताऊं सरकारी जो नीतियां है, सरकारी नीतियां बिल्कुल किसानों के विरुद्ध जा रही। मेरे भाई, 5 जून 2020 को भारत की सरकार ने 3 अध्यादेशों के माध्यम से 3 कानून लाए। सितंबर 2020 में इसको किसानों के तमाम आंदोलन के बावजूद सरकार ने जबरदस्ती तरीके से इसको उन्होंने तब्दील कर दिया आपके अधिनियम के रूप में। लगभग 1 साल तक किसान ने आंदोलन चलाया। उस आंदोलन के सामने सरकार को बहुत लंबे समय के बाद झुकना पड़ा। उसके लिए किसानों ने बड़े बलिदान दिए। लगभग 700 किसानों की मृत्यु हो गई। अब बताऊं कि सरकार ने इसको रद्द तो कर दिया, लेकिन बताना चाहूंगा कि जिस बात का विरोध कर रहे थे वे लोग, वो कहते थे भैया मंडियां मत हटाओ, क्योंकि आप जो नीति बना रहे हो उसे तो मंडियां समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहली बार 1886 में अंग्रेजों ने अपने मैनचेस्टर की मीलों में जो कपास का यहां से वे आयात करते थे, या कपास का यहां से निर्यात होता था, उस कपास के मार्केट के लिए उन्होंने एक रेगुलेटेड मार्केट की स्थापना की थी। आजादी के बाद तक भारत में बहुत सारे रेगुलेटेड मार्केट थे, संख्या 248 थी। चूंकि कृषि को, एग्रीकल्चर को स्टेट में डाला गया था, इसलिए 1961 में बिहार में के पटना में एक बाजार बनाई गई, एक मंडी बनाई गई, जिसको हम लोग एपीएमसी एग्रीकल्चरल
प्रोड्यूस मार्केट कमिटी कहते हैं, बाजार समिति बनाई गई 1963 में, फिर पंजाब में 1964 में, फिर उत्तर प्रदेश में। ऐसे बहुत सारी बाजार समितियां बनाई गई जहां किसान अपने अनाज को लेकर जाता है, वहां ऑक्शनिंग होती है और ऑक्शनिंग के माध्यम से उसको ठीक ठाक रेट मिल जाता है। लेकिन बताऊं मैं आपको कि इस सरकारी जो सरकार है, सरकार कहने लगी कि नहीं, अब आपको मंडियों में जाने की जरूरत नहीं है, अब आप सीधे सीधे अपना माल कहीं भी बेचो। किसानों ने कहा ये तो वही जियो वाली बात हो जाएगी कि एक दिन धीरे धीरे मार्केट तो मंडियां समाप्त हो ही जाएंगी, और जब मंडियां समाप्त हो जाएंगी तो फिर हमें मजबूरी बस बड़े बड़े घरानों को, रिटेल सेक्टर को देना पड़ेगा औने पौने दाम में अनाज। तो मैं बताना चाहूंगा, किसानों के विरोध के बाद तब सरकार को ये बात समझ में आई और सरकार ने इसको वापस कर लिया। इसी प्रकार से बताऊं कि 1998 से किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को मिल रहा है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि अगर वह 1,60,000 से अधिक अगर वह लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें कोई ना कोई मॉर्गेजिंग देनी पड़ेगी। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि अगर शॉर्ट टर्म लोन है, अगर थोड़े समय के लिए लोन है, तो उनको इस पर लगभग 7% का ब्याज भी देना पड़ता है। 2019 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार ने शुरू किया। लगभग 11 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, 11 करोड़ किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि उनको मिलते 500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से, जो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। मैं कहता हूं ये सब मत करो। आप सिर्फ और सिर्फ किसान के बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं उसे पढ़ने की सुविधाएं दो, और किसानों के जो अनाज है उन अनाजों का सही मूल्य मिलना चाहिए। जो एमएसपी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1965 से किसानों को दिया जा रहा है, इसकी जानकारी किसानों को होनी चाहिए। मैं बताऊं कि सिर्फ 25% किसानों को एमएसपी की जानकारी है। बाकी 75% किसान जो है वह गांव में जो मिडिल मैन है या जो बनिया है उसको पूरा अनाज बेच देते हैं औने पौने दाम पे, और उनके पास कुछ नहीं आता। मेरे भाई, मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा दूं कि भारत में जो मजदूर, जो किसान है, किसान से जब हमारी थाली तक अनाज पहुंचता है तो अनाज 65% महंगा हो जाता है। इंडोनेशिया में ये 25% है और यूरोप में मात्र 10% है। आप समझ सकते हो भारतीय किसानों का किस प्रकार से शोषण हो रहा है। वो उत्पादन तो करते हैं लेकिन उसका जो लाभ है वो यूरोप लेके चला जा रहा है। तो अब तो बातें रह गई है सिर्फ जुबानी, बदल गई अब सारी कहानी। अतृप्ति और गरीबी सताती है मन को, अखियों के पानी भिगोते हैं तन को। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, तो कभी फसलों पर ओलों की मार है, और जो कुछ आगे बच जाता है फिर आगे खड़ी क्रूर सरकार है। अब तो हमारे बच्चे ही भरपेट दाने के लिए तरसते हैं। अब तो हमारे बच्चे ही भरपेट दानों के लिए मचलते हैं। पेट भी खाली, हृदय भी खाली, अब तो हम ही भरी थाली के लिए तरसते हैं। कोई कहता हमें बेचारा, तो कोई करता हमारा अपमान है। कोई कहता हमें बेचारा, तो कोई करता हमारा अपमान है। लेकिन मैं कहता हूं यह किसान नहीं तो यह धरती शमशान है। मानो न मानो किसान ही इस देश का भगवान है। मानो न मानो किसान ही इस देश का भगवान है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताऊं आपको कि भारतीय किसानों की जो मांगे हैं उस मांगों पर सरकार को बड़ी उदारता के साथ विचार करना चाहिए। नहीं तो भारत में किसानी का काम लोग छोड़ देंगे। भारत में लोग जो है किसानी का काम छोड़ देंगे। प्रकृति ने आपको उपहार के रूप में दिया। आपको बताना मैं चाहूंगा कि दुनिया में सबसे अधिक नेट कल्टीवेटेड एरिया, जो आपका सकल जो कृषि योग्य जो भूमि है, सबसे अधिक जो क्रॉपिंग होती भारत में होती है। आपके पास दुनिया के 1,17,00,000 जो आपका स्क्वायर किलोमीटर की जो जमीन है, उसमें बताना मैं चाहूंगा कि भारत में लगभग 17,35,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। अमेरिका के पास जो कल्टीवेबल लैंड है वह है आपका दूसरे नंबर पर 16 लाख के आसपास। चाइना के पास जो है वह तीसरे नंबर पर है 14 लाख। रसिया के पास चौथे नंबर पे 12 लाख। भारत में लगभग 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो है वह कृषि योग्य है। भारत में 53% जो है 53% जो है भूमि का जो परसेंटेज है वो कृषि योग्य है। जाहिर सी बात है, मेहनत मशक्कत करके, अपने टेक्नोलॉजी नहीं होने के बावजूद, पूंजी कमी होने के बावजूद भारत के किसान जो है हमें आगे बढ़ाने में मदद करना चाह रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप होल्डिंग की बात करोगे कि आपको एक बात बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि भारत में सिर्फ 1% किसान है जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि है।
88% किसानों के पास 2 हेक्टेयर जमीन है। 70% किसान है जिनके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, और एवरेज निकाला जाए तो 1.08 हेक्टेयर जमीन है। इतने छोटे से जमीन के टुकड़े पर भी खेती बाड़ी करके न सिर्फ परिवार चलाते हैं, बल्कि राष्ट्र के विकास में भी ये योगदान कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि भारतीय जो किसान है, उस किसानों की स्थिति पर विचार करना चाहिए। सरकारें, चाहे वो हम लोग इस समय प्रयागराज में जो है लोग कुंभ के मेले के लिए पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, बड़े पैसे इसमें खर्च किए गए, पैसे की कमाई भी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बताना चाहूंगा, किसानों के मेहनत के आगे सब बेकार है। अगर चाहे वो नागा साधु हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कितनी बड़ी कोई बात कर ले, बिना अन्न के तो कुछ होना नहीं है। और यह हमें किसानी खिलाते, इसलिए मैं कहता हूं किसान ही इस धरती का भगवान है। उसकी उपेक्षाएं करोगे तो आपका जीवन तार-तार हो जाएगा। इसलिए कृतज्ञता के साथ उनका सम्मान करना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। जैसे कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बनता है, उसी प्रकार से कोई किसान है, किसानों की पदवी, उसकी स्थिति किसी डॉक्टर इंजीनियर से कम नहीं होनी चाहिए। वो हमारे लिए भगवान तुल्य है। तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।